अफसाना एक ऐसी लड़की की दास्तान बयान करता है जो जले हुए उपले की मानिंद है। बाहर से राख का ढेर मगर अंदर चिंगारियां हैं। घर के कामों में बंधी उसकी जिंदगी खामोशी से गुजर रही थी कि उसकी पुप्पो का बेटा तसद्दुक उनके यहाँ रहने चला आया। वो उसे पसंद करने लगी और उसकी फरमाइशों के मुताबिक खुद को ढालती चली गई। मगर जब जीवन साथी के इंतखाब की बारी आई तो तसद्दुक ने उसे छोड़कर सुजूबाजी से शादी कर ली। जब कभी बैठे बिठाए मुझे आपा याद आती है तो मेरी आंखों के आगे छोटा सा बिलोरी दिया आ जाता है जो मदम लू से जल रहा हो। मुझे याद है कि एक रात हम सब चुपचाप बावर्ची खाने में बैठे थे। मैं, आपा और अम्मी जान कि छोटा बदू भागता हुआ आया। इन दिनों बदू 6-7 साल का होगा। कहने लगा, अम्मी जान मैं भी बाह करूंगा। वाह, अभी से, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगी, अच्छा बदू तुम्हारा ब्याह आपा से कर दें? ओहो, बदू ने सर हिलाते हुए कहा। अम्मा कहने लगी, क्यों आपको क्या है, हम तो छाजू बाजी से बाह करेंगे। बदू ने आंखें चमकाते हुए कहा। अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, क्यों, देखो तो आपा कैसी अच्छी हैं। बताओ तो भला, अम्मा ने पूछा। बदू ने आंखें उठाकर चारों तरफ देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी निगाह चूल्हे पर आकर रुकी। चूल्हे में ऊपर का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा था। बदू ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला, ऐसी? इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे। इतने में तसद्दुक भाई आ गए। अम्मा कहने लगी, तसद्दुक बदू से पूछना तो आपा कैसी हैं? आपा ने तसद्दुक भाई को आते हुए देखा तो मुंह मोड़कर यूं बैठ गई जैसे हिंडिया पकाने में मिन्हमिक हो। हाँ तो कैसी है आपा? बदू वो बोले। बताऊं? बदू चिल्लाया और उसने ओपले का टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गालिबन वो उसे हाथ में लेकर हमें दिखाना चाहता था मगर आपा ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और उंगली हिलाते हुए बोली। बदू रोने लगा तो अम्मा कहने लगी, पगले इसे हाथ में नहीं उठाते, इसमें चिंगारी है। वो तो जला हुआ है अम्मा, बदू ने बसोरते हुए कहा। अम्मा बोली, मेरे लाल तुम्हें मालूम नहीं, उसके अंदर तो आग है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। बदू ने भोलेपन से पूछा, क्यों आपा इसमें आग है? उस वक्त आपा के मुंह पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। मैं क्या जानूं, वो भराई हुई आवाज में बोली और फंकनी उठाकर जलती हुई आग में बेमसरफ फूंके मारने लगी। अब मैं समझती हूँ कि आपा दिल की गहराइयों में जीती थी और वो गहराइयां इतनी अमीक थीं कि बात उभरती भी तो भी निकल ना सकती। उस रोज बदू ने कैसे पते की बात कही थी मगर मैं कहा करती थी, आपा तुम तो बस बैठ रहती हो, और वो मुस्कुराकर कहती, पगली, और अपने काम में लग जाती। वैसे वो सारा दिन काम में लगी रहती थी। हर वक्त कोई उसे किसी न किसी काम को कह देता और एक ही वक्त में उसे कई काम करने पड़ जाते। उधर बदू चीखता, आपा मेरा दलिया, उधर अबा घूरते, सजादा अभी तक चाय क्यों नहीं बनी। बीच में अम्मा बोल पड़ती, बेटा धोबी कब से बाहर खड़ा है, और आपा चुपचाप सारे कामों से निपट लेती। ये तो मैं खूब जानती थी मगर उसके बावजूद जाने क्यों उसे काम करते हुए देखकर ये महसूस नहीं होता था कि वो काम कर रही है या इतना काम करती है। मुझे तो बस यही मालूम था कि वो बैठी ही रहती है और उसे इधर उधर गर्दन मोड़ने में भी इतनी देर लगती है और चलती है तो चलती हुई मालूम नहीं होती। इसके अलावा मैंने आपा को कभी कहका मार के हंसते हुए नहीं सुना था। ज्यादा से ज्यादा मुस्कुरा दिया करती थी और बस। अलबत्ता वो मुस्कुराया अक्सर करती थी। जब वो मुस्कुराती तो उसके होंठ खुल जाते और आंखें भीग जाती। हाँ तो मैं समझती थी कि आपा चुपकी बैठी ही रहती है, जरा नहीं हिलती और बिन चले लड़क कर यहाँ से वहां पहुंच जाती है जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो। उसके बरक्स साहिरा कितने मजे में चलती थी, जैसे दादरे की ताल पर नाच रही हो, और अपनी खालाजाद बहन साजू बाजी को चलते देखकर तो मैं कभी ना उकता थी। जी चाहता था कि बाजी हमेशा मेरे पास रहे और चलती चलती इस तरह गर्दन मोड़कर पंजुम आवाज में कहे, हैं जी, क्यों जी, और इसकी काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगे। बाजी की बात बात मुझे कितनी प्यारी थी। साहिरा और सुरैया हमारे पड़ोस में रहती थीं।
दिन भर उनका मकान उनके कहकों से गूंजता रहता, जैसे किसी मंदिर में घंटियां बज रही हों। बस मेरा जी चाहता था कि उन्हीं के घर जा रहा हूं। हमारे घर रखा ही क्या था, एक बैठ रहने वाली आपा, एक ये करो वो करो वाली अम्मा और दिन भर हुक्के में गड़ गड़ करने वाले अब्बा। उस रोज जब मैंने अब्बा को अम्मी से कहते हुए सुना, सच बात तो ये है, मुझे बेहद गुस्सा आया। सजादा की माँ, मालूम होता है साहिरा के घर में बहुत से बर्तन हैं। क्यों? अम्मा पूछने लगी। कहने लगे, बस तमाम दिन बर्तन ही बजते रहते हैं और या कह के लगते हैं जैसे मेला लगा हो। अम्मा तंग कर बोली, मुझे क्या मालूम, आप तो बस लोगों के घर की तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं। अब्बा कहने लगे, उफ़ो, मेरा तो मतलब है कि जहाँ लड़की जवान हुई बर्तन बजने लगे, बाजार के उस मोड़ तक खबर हो जाती है कि फलां घर में लड़की जमा हो चुकी है। मगर देखो ना, हमारी सज्जादा में ये बात नहीं। मैंने अब्बा की बात सुनी और मेरा दिल खोलने लगा। बड़ी आई है सज्जादा जी, हाँ, अपनी बेटी जो हुई। उस वक्त मेरा जी चाहता था कि जाकर बावर्ची खाने में बैठी हुई आपा का मुंह चढ़ाऊं। इसी बात पर मैंने दिन भर खाना न खाया और दिल ही दिल में खोलती रही। अब्बा जानते ही क्या है, बस हुक्का लिया और गड़गड़ कर लिया या ज्यादा से ज्यादा किताब खोलकर बैठ गए और गुटमुट करने लगे, जैसे कोई भटियारी मकई के दाने भून रही हो। सारे घर में ले दे के सिर्फ तसद्दुक भाई ही थे जो दिलचस्प बातें किया करते थे, और जब अब्बा घर पर ना होते तो वो भारी आवाज में गाया भी करते थे। जाने वो कौन सा शहर था। हाँ, चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। आपा इन्हें गाते हुए सुनकर किसी ना किसी बात पर मुस्कुरा देती, और कोई बात ना हुई तो वो बुद्धू को हल्का सा थप्पड़ मार कर कहती, बुद्धू रो ना, और फिर आप ही बैठी मुस्कुराती रहती। तसद्दुक भाई मेरे पुप्पा के बेटे थे। उन्हें हमारे घर आई यही 2 माह हुए होंगे। कॉलेज में पढ़ते थे। पहले तो वो बोर्डिंग में रहा करते थे। फिर एक दिन जब पुप्पी आई हुई थी तो बातों बातों में उनका जिक्र छिड़ गया। पुप्पी कहने लगी, बोर्डिंग में खाने का इंतजाम ठीक नहीं, लड़का आए दिन बीमार रहता है। अम्मा इस बात पर खूब लड़ी। कहने लगी, अपना घर मौजूद है तो बोर्डिंग में पड़े रहने का मतलब। फिर इन दिनों में बहुत सी बातें हुई। अम्मा की तो आदत है कि अगली पिछली तमाम बातें ले बैठती हैं। गर्ज ये कि नतीजा ये हुआ कि 1 हफ्ते के बाद तसद्दुक भाई बोर्डिंग छोड़कर हमारे यहाँ आ ठहरे। तसद्दुक भाई मुझसे और बुद्धू से बड़ी गप्पे हाँका करते थे। उनकी बातें बेहद दिलचस्प होती। बुद्धू से तो वो दिन भर ना उगता थे, अलबत्ता आपा से वो ज्यादा बातें ना करते। करते भी कैसे, जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुपट्टे का पल्लू आप ही आप सड़क कर नीम घूंघट सा बन जाता और आपा की भीगी भीगी आंखें झुक जाती और वो किसी न किसी काम में शिद्दत से मसरूफ दिखाई देती। अब मुझे ख्याल आता है कि आपा इनकी बातें गौर से सुना करती थी, गो कहती कुछ ना थी। भाई साहब भी बुद्धू से आपा के मुतालिक पूछते रहते, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब वो दोनों अकेले होते। पूछते, तुम्हारी आपा क्या कर रही है? आपा, बुद्धू लापरवाही से दोहराता, बैठी है, बुलाऊं? भाई साहब घबरा कर कहते, नहीं नहीं। अच्छा बुद्धू, आज तुम्हें ये देखो, इस तरफ तुम्हें दिखाएं। और जब बुद्धू का ध्यान इधर उधर हो जाता तो वो मध्यम आवाज में कहते, अरे यार तुम तो मुफ्त का ढंढोरा हो। बुद्धू चीख उठता, क्या हूं मैं? उस पर वो मेज बजाने लगता, डगमग ढंढोरा, यानी ये ढंढोरा है। देखा, जैसे ढोल भी कहते हैं डगमग, समझे? और अक्सर आपा चलते चलते उनके दरवाजे पर ठहर जाती और उनकी बातें सुनती रहती और फिर चूल्हे के पास बैठकर आप ही आप मुस्कुराती। उस वक्त उसके सर से दुपट्टा सड़क जाता, बालों की लट फिसलकर गाल पर आ गिरती और वो भीगी भीगी आंखें चूल्हे में नाचते हुए शोलों की तरह झूमती। आपा के होंठ यूं हिलते गोया गा रही हो मगर अल्फाज सुनाई ना देते। ऐसे में अगर अम्मा या अब्बा बावर्ची खाने में आ जाते, वो ठटक कर यूं अपना दुपट्टा, बाल और आंखें संभालती, गोया किसी बेतकल्लुफ महफिल में कोई बेगाना आ घुसा हो। एक दिन मैं, आपा
और अम्मा बाहर सहन में बैठी थी। उस वक्त भाई साहब अंदर अपने कमरे में बुद्धू से कह रहे थे, मेरे यार, हम तो इससे ब्याह करेंगे जो हमसे अंग्रेजी में बातें कर सके, किताबें पढ़ सके, शतरंज, कैरम और चिड़िया खेल सके। चिड़िया जानते हो, वो गोल गोल परों वाला गेंद बल्ले से यूं डज टन डज, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें मजेदार खाने पकाकर खिला सके, समझिए। बुद्धू बोला, हम तो साजूबाजी से ब्याह करेंगे। भाई साहब कहने लगे। बुद्धू चीखने लगा, मैं जानता हूं तुम आपा से ब्याह करोगे। हाँ, उस वक्त अम्मा ने मुस्कुराकर आपा की तरफ देखा, मगर आपा अपने पांव के अंगूठे का नाखून तोड़ने में इस कदर मसरूफ थी जैसे कुछ खबर ही ना हो। अंदर भाई साहब कह रहे थे, वाह, तुम्हारी आपा फिरनी पकाती है तो उसमें पूरी तरह शक्कर भी नहीं डालती, बिल्कुल फीकी। आख थू। बुद्धू ने कहा, अब्बा जो कहते हैं फिरनी में कम मीठा होना चाहिए, तो वो अपने अब्बा के लिए पकाती है ना, हमारे लिए तो नहीं। मैं कहूँ आपा से। बुद्धू चीखा। भाई चिल्लाए, ओ पगला, ढिंढोरा, लो तुम्हें ढिंढोरा पीट कर दिखाएं, ये देखो। इस तरफ डमक डमक बुद्धू फिर चिल्लाने लगा, मैं जानता हूँ तुम मैज बजा रहे हो ना। हाँ हाँ, इसी तरह ढिंढोरा पिटता है ना। भाई साहब कह रहे थे, कुश्तियों में। अच्छा बुद्धू, तुमने कभी कुश्ती लड़ी है? आओ हम तुम कुश्ती लड़ें। मैं हूँ गामा और तुम बुद्धू पहलवान। लो आओ, ठहरो जब मैं 3 कहूँ। और उसके साथ ही उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, अरे यार, तुम्हारी दोस्ती तो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। मेरा ख्याल है आपा हंसी ना रोक सकी, इसलिए वो उठकर बावर्ची खाने में चली गई। मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था और अम्मा ने अपने मुंह में दुपट्टा ठोंस लिया था ताकि आवाज ना निकले। मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे कि भाई साहब आ गए। कहने लगे, क्या पढ़ रही हो जानिया? उनके मुंह से जानिया सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी, हालांकि मुझे अपने नाम से बेहद नफरत थी। नूरजहां कैसा पुराना नाम है, बोलते ही मुंह से बासी रोटी का मजा आने लगता है। मैं तो नूरजहां सुनकर यूं महसूस किया करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के बोसीदा वर्क से कोई बूढ़ी अम्मा सोंटा टेकती हुई आ रही हो। मगर भाई साहब को नाम बिगाड़कर उसे सवार देने में कमाल हासिल था। उनके मुंह से जानिया सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत ना रहती और मैं महसूस करती गोया ईरान की शहजादी हूँ। आपा को वो सज्जादा से सजदे कहा करते, मगर वो तो बात थी जब आपा छोटी थी। अब तो भाईजान उसे सजदे ना कहते बल्कि उसका पूरा नाम तक लेने से घबराते थे। खैर, मैंने जवाब दे दिया, स्कूल का काम कर रही हूँ। पूछने लगे, तुमने कोई बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ी है क्या? मैंने कहा नहीं। उन्होंने मेरे और आपा के दरमियान दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आपा ने तो हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी होगी। वो कंखियों से आपा की तरफ देख रहे थे। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सर हिला दिया और मध्यम आवाज में कहा, नहीं, और स्वेटर बनने में लगी रही। भाईजान बोले, ओ क्या बताऊं जैनिया के, वो क्या चीज है? नशा है, नशा, खालिस शहद। तुम उसे जरूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है, यानी इम्तिहान के बाद जरूर पढ़ना। मेरे पास पढ़ी है। मैंने कहा, जरूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लगे, मैं कहता हूँ तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़कर कहा, मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछ लीजिए। हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपा ने कॉलेज जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं चाहता, वहाँ लड़कियों को देखकर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाइशगाह हो। दर्सगाह तो मालूम ही नहीं होती, जैसे मुतालिये के बहाने मेला लगा हो। मुझे आपा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं जानती थी कि वो घर में बैठ रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती। बड़ी आई नुक्ताचीन। उसके अलावा जब कभी भाईजान आपा की बात करते तो मैं ख्वामख्वाह चिढ़ जाती। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और ये आपा आपा कर रहे हैं। और फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब, मैं क्या टेलीफोन थी? खुद आपा से पूछ लेते। और आपा बैठी हुई गुमसुम आपा, भीगी बिल्ली। शाम को अब्बा खाने पर बैठे हुए चिल्ला उठे, आज फैरनी में इतनी शक्कर क्यों है? कंध से होंठ चिपके जाते हैं। सज्जादा बेटी, क्या खांड इतनी सस्ती हो गई है? एक लुकमा निगलना भी मुश्किल है।
आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थीं। हालांकि जब कभी अब्बा जान खफा होते तो आपा का रंग जर्द पड़ जाता, मगर उस वक्त उसके गाल तमतमा रहे थे। कहने लगी, शायद ज्यादा पड़ गई हो। ये कहकर वो तो बावर्ची खाने में चली गई और मैं दांत पीस रही थी। शायद, क्या खूब शायद। उधर अब्बा बदस्तूर बड़बड़ा रहे थे। 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि फिरनी में कंध बढ़ती जा रही है। सहन में अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी, जैसे उनकी आदत है। आप तो नाहक बिगड़ते हैं। आप हल्का मीठा पसंद करते हैं, तो क्या बाकी लोग भी कम खाएं? अल्लाह रखे घर में जवान लड़का है, उसका तो ख्याल करना चाहिए। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। कहने लगे, अरे ये बात है, मुझे बता दिया होता। मैं कहता हूँ सज्जादा की माँ। और वो दोनों खुसर फुसर करने लगे। आपा साहिरा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं बड़ी हैरान हुई। आपा उससे मिलना तो क्या, बात करना पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसके नाम पर ही नाक भून चढ़ाया करती थी। मैंने ख्याल किया जरूर कोई भेद है इस बात में। कभी कभार साहिरा दीवार के साथ चारपाई खड़ी करके उस पर चढ़कर हमारी तरफ झांकती और किसी ना किसी बहाने सिलसिला गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश करती, तो आपा बड़ी बेदिली से 2-1 बातों से उसे टाल देती। आप ही आप बोल उठती, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये कहकर वो बावर्ची खाने में जा बैठती। खैर, उस वक्त तो मैं चुपचाप बैठी रही, मगर जब आपा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैं भी साहिरा के घर जा पहुंची। बातों ही बातों में मैंने जिक्र छेड़ दिया, आज आपा आई थी। साहिरा ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए कहा, हाँ, कोई किताब मंगवाने को कह गई है, न जाने क्या नाम है उसका। हाँ, हार्ट ब्रेक हाउस। आपा उस किताब को मुझसे छुपा कर दराज में रखती थी। मुझे क्या मालूम न था, रात को वो बार बार कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती रहती। उसे यूं मुझ तरफ देखकर मैं 2-1 अंगड़ाइयां लेती और फिर किताब बंद करके रजाई में यूं पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हो। जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो दराज खोलकर किताब निकाल लेती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे रहा न गया। मैंने रजाई से मुंह निकालकर पूछ ही लिया, आपा ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर, इसके क्या मायने हुए? आपा पहले तो ठटक गई, फिर वो संभल कर उठी और बैठ गई, मगर उसने मेरी बात का जवाब न दिया। मैंने उसकी खामोशी से जलकर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर वाकई हार्ट ब्रेक है। कहने लगी, मैं क्या जानूं। मैंने उसे जलाने को कहा, हाँ, हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है ये बात जरूर उसे बुरी लगी, क्योंकि उसने किताब रख दी और बत्ती बुझाकर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिरते मैं भाईजान के कमरे में जा निकली। पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जानिया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी आपा को फ्रूट सलाद बनाना आता है? मैंने कहा, मैं क्या जानूं, जाकर आपा से पूछ लीजिए। हंसकर कहने लगे, हाँ, आज क्या किसी से लड़कर आई हो? क्यों, मैं लड़ाका हूँ? मैंने कहा। बोले, नहीं, अभी तो लड़की हो, शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ। इस पर मेरी हंसी निकल गई। वो कहने लगे, देखो जानिया, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा जो बाकायदा सुबह से शाम तक लड़ सके, जरा ना अकताए। जाने क्यों मैं शर्मा गई और बात बदलने की खातिर पूछा, फ्रूट सलाद क्या होता है भाईजान? बोले, वो भी कुछ होता है, सफेद सफेद, लाल लाल, काला काला, नीला नीला सा। मैं उनकी बात सुनकर बहुत हंसी। फिर कहने लगे, मुझे वो बेहद पसंद है। यहाँ तो जानिया हम फैरनी खाकर उकता गए। मेरा ख्याल है ये आपा ने जरूर सुन ली होगी, क्योंकि उसी शाम को वो बावर्ची खाने में बैठी नेमत खाना पढ़ रही थी। उस दिन के बाद रोज बिला नागा वो खाने पकाने से फारिग होकर फ्रूट सलाद बनाने की मश्क किया करती, और हम में कोई उसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सलाद की कश्ती छुपा देती। एक रोज आपा को छेड़ने की खातिर मैंने बुद्धू से कहा, बुद्धू, भला बूझो तो वो कश्ती जो आपा के पीछे पड़ी है उसमें क्या है? बुद्धू हाथ धोकर आपा के पीछे पड़ गया, ताकि आपा को वो कश्ती बुद्धू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बुद्धू को
और भी चमका दिया। मैंने कहा, बुद्धू जाओ भाईजान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बुद्धू भाईजान के कमरे की तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर वो कश्ती उससे छीन ली और मेरी तरफ घूर कर देखा। उस रोज पहली मर्तबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। उसी रात आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रजाई में पड़ी रो रही है। उस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पांव पड़ जाऊं और उसे खूब प्यार करूं, मगर मैं वैसे ही चुपचाप बैठी रही और किताब का एक लफ्ज तक ना पढ़ सकी। उन्हीं दिनों मेरी खालाजाद बहन साजिदा, जिसे हम सब साजू बाजी कहा करते थे, मैट्रिक का इम्तिहान देने हमारे घर आ ठहरी। साजू बाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कहकों से गूंज उठा। साहिरा और सुरैया चार पाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती। बुद्धू छाजू बाजी चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजू बाजी से बाहा करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तो देखो अपनी, पहले मुंह धो आओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूं गर्दन मोड़ती कि काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगते और पंजम तान में पूछती, है ना भाईजान? हाँ क्यों जी? बाजी के मुंह से भाईजान कुछ ऐसा भला सुनाई देता था कि मैं खुशी से फूल ही ना समाती। उसके बरक्स जब कभी आपा भाई साहब कहती तो कैसा भदा मालूम होता, गोया वो वाकई उन्हें भाई कह रही हो, और फिर साहब जिसे हल्क में कुछ फंसा हुआ हो। मगर बाजी साहब की जगह जान कहकर इस सादे से लफ्ज में जान डाल देती थी। जान की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ना होता कि वो उन्हें भाई कह रही है। उसके अलावा भाई जान कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आंखों से देखती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती, तो सुनने वाले को कतई ये गुमान ना होता कि उसे भाई कहा गया है। आपा के भाई साहब और बाजी के भाई जान में कितना फर्क था। बाजी के आने पर आपा का बैठ रहना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बुद्धू ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी के गिर्द तवाफ करता रहता और शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाईजान एक बोर्ड लगेगा, या भाईजान उसकी मौजूदगी में बुद्धू से कहते, क्यों मियाँ बुद्धू, कोई है जो हमसे शतरंज में पिटना चाहता हो? बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए। भाईजान कहते, और तुम? बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भवें समटा लेती और त्योरी चढ़ाकर खड़ी रहती। फिर कहती, मुझसे आप पिट जाएंगे। भाईजान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पिटी थी भूल गई क्या? वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाईजान का लिहाज करो, वरना दुनिया क्या कहेगी कि मुझसे हार गए। और फिर यूं हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हों। रात को भाईजान बावर्ची खाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बुद्धू छाजू बाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाईजान को छेड़ रही थी, कहती थी, भाईजान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, उसके अलावा फिरनी के प्लेट मिल जाए तो कतई मुजायका नहीं। करें भी क्या, न खाएं तो ममनानी नाराज हो जाएं। उन्हें जो खुश रखना हुआ है ना भाईजान। हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जा खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरका कर देखा और कश्ती को उठा लिया। पेशतर उसके आपा कुछ कह सके। बाजी वो कश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, उसने आंखों में हंसते हुए कहा। आप भी क्या कहेंगे कि साजू बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाईजान ने 2-3 चमचे मुंह में ठोंस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है? साजू बाजी ने आपा की तरफ कंखियों से देखा और हंसते हुए कहा, साजू बाजी ने। और किसने? भाईजान के लिए। बुद्धू ने आपा की मुंह की तरफ गौर से देखा। आपा का मुंह लाल हो रहा था। दूध चिल्ला उठा, मैं बताऊं भाईजान? आपा ने बुद्धू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी के कहकों से कमरा गूंज उठा और बुद्धू की बात आई गई हो गई। भाईजान ने बाजी की तरफ देखा, फिर जाने उन्हें क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर गड़ गईं। जाने क्यों मैंने महसूस किया जैसे कोई जबरदस्ती मुझे कमरे से बाहर घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहब ने मध्यम आवाज में कुछ कहा।
आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज आई, छोड़िए छोड़िए, और फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम सहन में बैठे थे। उस वक्त भाईजान अपने कमरे में पढ़ रहे थे। बुद्धू भी कहीं इधर उधर खेल रहा था। बाजी हिस्बे मामूल भाईजान के कमरे में चली गई। कहने लगी, आज एक धनधनाता बोट करके दिखाऊं, क्या राय है आपकी? भाईजान बोले, वाह, यहाँ से किक लगाऊं तो जाने कहां जा पड़ो। गालिबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया होगा। वो बनावटी गुस्से से चिल्लाई, वाह, आप तो हमेशा पैर ही से छेड़ते हैं। भाईजान मान बोल उठे, तो क्या हाथ से? चुप, खामोश। बाजी चीखी। उसके भागने की आवाज आई। 1 मिनट तक तो पकड़ धकड़ सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई। इतने में कहीं से बुद्धू भागता हुआ आया। कहने लगा, आपा, अंदर भाईजान से कश्ती लड़ रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें, चलो भी। आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो बुत बनी खड़ी थी। बुद्धू ने आपा को छोड़ दिया। कहने लगा, अम्मा कहाँ है? और वो माँ के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूं। बुद्धू बुसोरने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। उसी शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो उसमें आपा की हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी थी। शायद आपा ने उसे वहां रख दिया हो। मैं हैरान हुई कि बात क्या है, मगर आपा बावर्ची खाने में चुपचाप बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती खाली पड़ी थी। अलबत्ता आपा के होंठ बिछे हुए थे। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी वो बाजी ना थी, उसके वो कहके भी ना थे। उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बुद्धू साजू बाजी से ब्याह करोगे? बुद्धू ने कहा, हम बा करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा, भाईजान याद है जब बुद्धू कहा करता था, हम तो छाजू बाजी से बा करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, बताऊं आपा कैसी है? फिर चूल्हे में जले हुए ओपले की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐसी। और छाजू बाजी? मैंने बुद्धू की तरह बिजली की रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया, ऐसी। ऐन उसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाईजान ने कहा। फिर जब बाजी किसी शाम के लिए बाहर चली गई तो भाई कहने लगे, न जाने अब बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी हुई चिंगारियों को करेत रही थी। भाईजान ने मगमूम सी आवाज में कहा, उफ कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा के करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और इन सुलगते हुए ओपलों से आग सेकने लगे। बोले, ममनानी सच कहती थी कि इन झलसे हुए ओपलों में आग दबी होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती। क्यों सजदे? आपा परेज सरकने लगी तो छन सी आवाज आई जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंद पड़ी हो। भाईजान मिन्नत भरी आवाज में कहने लगे, अब इस चिंगारी को तो ना बुझाओ सजदे, देखो तो कितनी ठंड है।